हेलो दोस्तों। तो पिछली इसी क्लास के अंदर मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। आज की इस पूरी क्लास के अंदर हमें यही होमवर्क को कंटिन्यू रखना है आगे। और अगले क्लास के अंदर हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट्स कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, 41 करेंगे और स्कैनर का जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो करेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सिर्फ फॉर्मुलेटिंग करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, देखो क्या कहता है कंपनी है जो कि 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। पी क्यू आर फ्रॉम द 3 रॉ मटेरियल, वही 3 रॉ मटेरियल है, सेम क्वेश्चन है। वन ऑफ द प्रोडक्ट पी के अंदर 2 यूनिट रॉ मटेरियल ए चाहिए, 3 यूनिट रॉ मटेरियल बी चाहिए। प्रोडक्ट क्यू के अंदर 2 यूनिट चाहिए बी का। भाई सेम क्वेश्चन है, मैं इसमें ना ऊपर से कॉपी कर देता हूँ और जो डाटा होगा फिर बाद में पुटअप कर दूंगा। ये रहा। इतना तक तो ऐसे ही आ जाएगा, डाटा के हिसाब से चेंज कर देंगे और आना यही है। देखो डाटा के हिसाब से मैं चेंज कर दूंगा अभी। तो देखो हमारे पास 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। 3 प्रोडक्ट है पी क्यू आर और 3 रॉ मटेरियल है एबीसी। सेम क्वेश्चन है पी क्यू आर और एबीसी। अच्छा, प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए 2 यूनिट ए चाहिए और 3 यूनिट बी चाहिए। देखो 2 यूनिट ए चाहिए और 3 यूनिट बी चाहिए। ये रहा, 2 यूनिट ए चाहिए और 3 यूनिट बी चाहिए और सी नहीं चाहिए, इसलिए सी को डैश कर दिया। ठीक है, आगे प्रोडक्ट क्यू को बनाने के लिए 2 यूनिट चाहिए बी की, 5 यूनिट चाहिए सी की। 2 यूनिट चाहिए बी की, 5 यूनिट चाहिए सी की। ठीक है, ये भी क्लियर। प्रोडक्ट आर को बनाने के लिए 3 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए और 4 यूनिट, 3 2 4, 3 2 4। क्लियर। अवेलेबिलिटी बताना कितनी है, 8 10 और 15। 8 10 और 15। और आपके पास प्रॉफिट यूनिट पर पी क्यू आर कितना है, 3 4 पर। अरे ये तो वही क्वेश्चन बन गया सेम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी सेम है और कांस्टेंट भी सेम है। लो हो गया क्वेश्चन, तो उसको भी कॉपी कर देते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन हमें मिल गया, इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं थी। इसका मैंने आपको बोला था सिर्फ वही पार्ट करना, क्या सिर्फ पहला ही पार्ट ही आपको करना है इसका, आपको बाकी पार्ट नहीं करना। ड्यूल प्रॉब्लम नहीं करनी है। दोस्तों ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 इसके अंदर ना मतलब एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। और जो न्यू कॉन्सेप्ट है मैं आपको आगे जाके डिस्कस करूंगा। कॉन्सेप्ट का नाम जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी टू ड्यूल प्रॉब्लम। क्या रहेगा, ड्यूल प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट प्राइमरी प्रॉब्लम टू ड्यूल प्रॉब्लम। हाउ टू कन्वर्ट प्राइमरी प्रॉब्लम टू ड्यूल प्रॉब्लम। ये भी काफी बार पूछ लेता है कि बताओ ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये एक एक अकेली क्लास का पार्ट है। ये किस तरीके से कन्वर्ट करा जाएगा इसको तो मुझे सिखाना है। भले ही हमारे पे एक ही क्वेश्चन में दे रखा है ये स्टडी मैट में, अगर एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट पूछ लेगा क्वेश्चन पेपर में। तो कैसे प्राइमरी को ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में। ठीक है, पहले अभी मैं उन चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ जो होमवर्क दिया था मैंने, 39 दिया था होमवर्क में। ठीक है, हो सकता है मैं आज की क्लास में इसको डिस्कस कर लूँ आपसे, पर पहले देखा जाएगा कि हम बाकियों में कितना टाइम लग रहा है। अब 40 क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, इसके लिए जगह छोड़ देना, आप जगह भी मत छोड़ना, इसको मैं नया डिस्कस करूंगा, फिर ये वाले पॉइंट में डिस्कस कर लूंगा वहां पर। ठीक है, वापसी। तो क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से करते हैं, पहले होमवर्क फिर नया कंसेप्ट सीखते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो ड्यूल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कहता है 4 प्रोडक्ट है एबीसी डी, 4 हमारे पास प्रोडक्ट है, 5 7 3 और 0 प्रॉफिटेबिलिटी रिस्पेक्टिवली। मतलब हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल लिमिटेड सप्लाई ऑफ 800 के जी। पहला मटेरियल जो है फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, 800 के जी ही सप्लाई कर सकते हो आप, लिमिटेड है ये तो एक लिमिट लगा दी। अब आपको जो पहले टाइप होते हैं जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए अभी। अब यहां से पढ़ो, फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड बाय ए बी सी डी एट 4 के जी, 3 के जी, 8 के जी और 2 के जी रिस्पेक्टिवली पर यूनिट।
मतलब समझो ध्यान से क्या है लिखा है, इसका मतलब क्या है। हमारे पास 4 प्रोडक्ट है और हमारे पास टाइप्स ऑफ मटेरियल है। हमारे पास पहले टाइप का मटेरियल है, हमारे पास दूसरे टाइप का मटेरियल, सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक। हमारे पास एक लेबर हावर है और हमारे पास एक मशीन हावर है। तो हमारे पास 4 चीजें दे रखी है। मैं आपको ना डायग्रामेटिक समझाता हूँ, ऐसा समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन, डायग्रामेटिक समझाता हूँ। तो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं एक, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं और उस डायग्राम में समझते हैं कि क्या मतलब है इस चीज का। देखो, विदाउट डायग्राम आप ये नहीं कर पाओगे दोस्त। पहले मुझे बनाने देना, फिर आराम से बना लीजिएगा आप भी, ठीक। ए बी सी डी सप्लाई। तो ये हो गया सप्लाई, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और डी आपका प्रोडक्ट। यहां हो गया आपका फर्स्ट टाइप मटेरियल, यहां हो गया आपका सेकंड टाइप मटेरियल, यहां हो गया आपके पास मशीन आर, यहां आपके पास हो गया लेबर आर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ठीक। प्रोडक्ट ए बनाने के लिए हमें 2 टाइप्स के मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए और लेबर आर चाहिए। प्रोडक्ट एक, किसी भी चारों में से कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये 4 चीज चाहिए। समझ में आ गया इतनी बात? अब टेबल से ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहां मेरा है प्रॉफिट मार्जिन, ये मुझे दे रखा था आपको, प्रॉफिट मुझे पहले से पता है। प्रोडक्ट एक्स से 5 रुपए, प्रोडक्ट बी से 7, फिर 3 और 0, 5 7 3 0, 7 3 0। जब प्रोडक्ट डी से कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, क्या फायदा इसको बनाकर? गलत दे रखा है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि सोचो ना आप, जब प्रोडक्ट डी से कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो उसको बनाकर क्या फायदा? ये 0 नहीं है। मैं चेक करता हूँ एक बार ये है क्या, ठीक। ये ना 0 नहीं है, 9 है, 9 तो ठीक कर लीजिए आप। ये 9 है, 0 नहीं है दोस्त। आप खुद ही समझो, किसी प्रोडक्ट में 0 प्रॉफिट हो रहा है, ये तो लॉजिक है, ये तो अंडरस्टूड है कि किसी प्रोडक्ट में अगर 0 प्रॉफिट हो उसको बनाएंगे क्यों भाई? क्यों हम उस पर टाइम वेस्ट करें, लेबर लगाए, मशीन लगाए, कॉस्ट लगाए, जब प्रॉफिट ही नहीं देगा तो। 9 रुपए का प्रॉफिट होता है एक प्रोडक्ट को बेचने पे, ठीक। तो इस तरीके से आपको दे रखी है प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी। अब मेरी बात समझना, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मुझे 2 टाइप के मटेरियल चाहिए, मेरे को मशीन आर चाहिए और मुझे लेबर आर चाहिए। ये इनकी सप्लाई है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कितना सप्लाई कर सकते हैं 4 प्रोडक्ट बनाने में, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कितना सप्लाई कर सकते हैं इन 4 प्रोडक्ट बनाने में, ज्यादा से ज्यादा मशीन आर कितने हैं 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लेबर आर कितने हैं 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मैंने कहा देखो, पहले टाइप का मटेरियल मेरे पे लिमिटेड है और वो लिमिटेड है 800 केजी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 800 केजी ही सप्लाई कर सकता है पहले टाइप का मटेरियल, जो प्रोडक्ट ए बी सी डी बी बनाने का काम आएगा। प्रोडक्ट ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले टाइप का मटेरियल चाहिए, और पहले टाइप का मटेरियल लिमिटेड है, 800 केजी ही है। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल हैज ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ 300 केजी, और सेकंड टाइप का मटेरियल के लिए सिर्फ 300 केजी ही सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। 300 केजी में ही आपको इसका यूज करना पड़ेगा। इसके बाद मशीन आर अवेलेबल 500 आर, मशीन आर 500 घंटे अवेलेबल है। इससे ज्यादा का मशीन आर हम लगा सकते हैं, 500 घंटे में आपको 4 प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। आप वो पहले बनाओ जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। और आपके पास 900 घंटे आपके पास लेबर आर है, 900 घंटे आपके पास लेबर आर। तो कभी ना आपने शायद मार्जिनल कॉस्टिंग कभी पढ़ी हो ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, तो वहां पर की फैक्टर सुना होगा, की फैक्टर। की फैक्टर क्या बताता है? जहां लिमिटेड की फैक्टर रहता है तो उस चीज को पहले बनाओ जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दे, है ना। की फैक्टर अगर सुना हो तो, नहीं सुना तो सुनोगे आगे, कहीं ना कहीं सुनोगे जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे। अच्छा, फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल, लेबर आवर्स, और ये हो गया। अब दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, और 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। क्या? 2 टाइप के मटेरियल चाहिए, फर्स्ट और सेकंड टाइप के, मशीन आर चाहिए और लेबर आर चाहिए। अब देखो, पहले टाइप के मटेरियल में प्रोडक्ट ए बनाने में लगता है 4 केजी, प्रोडक्ट बी बनाने में लगता है 3 केजी पर यूनिट, प्रोडक्ट सी बनाने में लगता है 8 केजी और वो 2 केजी। मतलब क्या है? 4 3 8 2, मतलब बताता हूं, 4 3 8 2, इनका मतलब क्या है? अगर मैं प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाऊं ना, तो 4 केजी मटेरियल लगेगा टाइप 1 का प्रोडक्ट ए में।
अगर प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट बनाऊंगा तो टाइप 1 का जो मटेरियल है 3 केजी लग जाएगा हर एक यूनिट पर। हर एक यूनिट प्रोडक्ट सी का बनाने में 8 केजी का रॉ मटेरियल टाइप ए का मटेरियल लगता है, और हर एक प्रोडक्ट डी बनाने का, हर एक प्रोडक्ट डी की प्रोडक्ट की यूनिट बनाने में 2 केजी का टाइप ए का फर्स्ट टाइप का मटेरियल लगता है। हर एक यूनिट पे 2 केजी। सेम एज इट इज सिमिलरली सेकंड टाइप में ए बी सी डी में 1 केजी, 2 केजी, 0 और 1 केजी। 1, 2, 0 और 1, ये 0 हो सकता है सर, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्ट सी की यूनिट बनाने में मटेरियल 2 का कोई भी यूटिलाइजेशन ना हो, कोई भी काम ना हो सकता है ऐसा, ये 0 हो सकता है, पर प्रॉफिट 0 नहीं हो सकता था। ठीक है, वो ठीक कर लेना आप। मशीन आर, हमारे पास फिर आगे क्या कह रहा है, ये हमारे पास सप्लाई ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज नॉट लिमिटेड, और जो दूसरी टाइप के सप्लाई मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ना, वो लिमिट नहीं है, उसको जितना मर्जी यूज कर लो, तो ठीक है, फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। सोचो ना आप, जिस चीज की मुझे लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा है। एलएलपी की डेफिनेशन तो नहीं भूल गए आप, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक की डेफिनेशन तो नहीं भूल गए। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, उसका बेस्ट यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। और जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है ही नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, मान लो मेरे पे इस एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 टाइप के मटेरियल लगता है, पहले 2 टाइप के मटेरियल लिमिटेड है, बाकी 2 टाइप के मटेरियल लिमिटेड नहीं है, तो उसका तो मुझे काम ही नहीं है। जो लिमिटेड है नहीं, उसको तो जितना मर्जी यूज कर सकता हूं मैं। तो वो ये कह रहा है दोस्त कि सप्लाई ऑफ अदर टाइप ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज नॉट लिमिटेड। अगर आपको दूसरे टाइप का मटेरियल भी चाहिए तो वो लिमिटेड नहीं है, जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा आपको, तो इसका हमें यूटिलाइजेशन, इसकी जरूरत नहीं है हमें तो उसकी जरूरत है जो लिमिटेड, उस लिमिटेड सप्लाई पे हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। और जो मटेरियल लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड जितना भी चाहिए उतना मिल जाएगा आपको, तो फिर उसको डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया करते। ठीक, मशीन आवर अवेलेबल है 500 घंटे। रिक्वायरमेंट कैसी है, 8504 एबीसीडी में 8 घंटे, 5 घंटे, 0 आर, 4 घंटे। मतलब प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने के लिए 8 घंटे चाहिए, प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे चाहिए, प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट बनाने के लिए 0 घंटे चाहिए। 0 घंटे का मतलब क्या है, प्रोडक्ट सी मशीन में, याली मशीन में बनता ही नहीं, ये मतलब हुआ प्रोडक्ट सी इस मशीन पे नहीं बनता होगा, प्रोडक्ट सी को मशीन में जरूरत ही नहीं होगी। 0 हावर का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट सी को मशीन के अंदर नहीं डालते, ठीक। और प्रोडक्ट डी को जब मशीन के अंदर भेजते हैं तो 4 घंटे लगाता है 1 यूनिट बनाने में। समझ में आया 0 का मतलब, समझ में आया इधर 0 का मतलब क्या है, ठीक। मतलब प्रोडक्ट सी वाले यूनिट को हम मशीन से काम नहीं करवाते, इसलिए 0 आवर, जब काम नहीं कराते 0 घंटे लगेंगे। आगे लिमिटेड लेबर आर क्या है, अभी मशीन चलाने के लिए लेबर भी तो चाहिए, और कुछ ऐसे चीज होंगे जो मशीन कोई जैसे प्रोडक्ट सी मशीन पे नहीं काम करा तो फिर लेबर काम करेंगे, हैंडमेड वर्क होगा वो। तो 3, 2, 1, 5, 3, 2 आर, 1 आर और 5 आर, ये केजी में है दोस्तों। ठीक है, ये केजी में आपको दे रखा है। तो प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट बनाने में 8 केजी का रॉ मटेरियल फर्स्ट लगता है, 0 केजी का रॉ मटेरियल सेकंड लगता है। रॉ मटेरियल सेकंड रॉ मटेरियल कुछ नहीं लगता, मशीन में नहीं जाता ये प्रोडक्ट, सीधा 1 घंटा होता है, 1 घंटा लगता है लेबर, बस उसको प्रोडक्ट बन जाता है वो, और 3 रुपए कमा कर देता है हमें, कम टाइम लग रहा है, कम पैसे कमा कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डाटा दे रखा है। सर करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है, लेट करो, लेट नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, 4 वेरिएबल बन जाएंगे इधर। लेट करेंगे दोस्तों, लेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, लेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एक्स, कितनी है, 4 है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ले लेते हैं। डब्ल्यू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी एक्स, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी वाई, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मैंने 4 ले लिया, 4 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट की यूनिट कितनी कितनी बनाएंगे, मैंने लेट कर लिया। मैंने कहा डब्ल्यू यूनिट बनाएंगे प्रोडक्ट ए के लिए, एक्स यूनिट बनाएंगे प्रोडक्ट बी के लिए, वाई यूनिट प्रोडक्ट सी के लिए, और जेड नंबर्स ऑफ यूनिट बनाएंगे प्रोडक्ट डी के लिए। अब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा दोस्त, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे लिए मैक्सिमम रहेगा। मैं चाहूंगा कि मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट।
कैसे? कितना आ रहा है ये? टेबल कहाँ गई? प्रॉफिट कितना कमाता है? 5739, 5W, 7X, 3Y, 9Z, ये आया मैक्स। कैसे पता चला आपको? अगर मैं W की एट डब्ल्यू ये नंबर ऑफ, अगर मैं प्रोडक्ट पी की W नंबर ऑफ यूनिट बनाऊंगा, हर एक यूनिट पे 5 रुपए कमा कर देगा। मान लो W की वैल्यू आ जाती है 5, तो इसका मतलब है इस 5 अगर W की वैल्यू लेट सपोज कि 5 आ गई, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पी की आप 5 यूनिट बना रहे हो और हर एक यूनिट पे 5 रुपए कमा कर देगा। X किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करो। इसके लेट सपोज इसमें 8 आ गई, 8, ठीक है, तो 8 यूनिट आप बनाते हो प्रोडक्ट बी क्यू की, ए बी, हाँ प्रोडक्ट बी की, तो हर एक यूनिट पे 7 रुपए कमा कर देगा। तो इस तरीके जितनी यूनिट आप बनाओगे उतने रुपए उसको इनकम है। दैट्स कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। और आपको वो करना आ जाएगा आराम से, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। कैसे भाई? 4x, 4w, 3x, 8y और 2z। सप्लाई ज्यादा से ज्यादा 800, इससे कम यूज कर लो या 800 कर लो, 800 ज्यादा नहीं कर सकते आप, तो ये आपके पास लेस देन इक्वल टू 800। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या क्या होगा दोस्त? 4w, 4382, 4382, ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकते हो? 800। ये क्या है भाई? W ये मतलब डिनोट करता है कितनी यूनिट आप बना रहे हो प्रोडक्ट ए की। 5 यूनिट बनाओगे तो हर एक यूनिट पे 4 केजी का रॉ मटेरियल लगेगा, तो 5 यूनिट बनाने में 5 चौक 20 केजी लग जाएगा रॉ मटेरियल, फर्स्ट रॉ मटेरियल। और जितना 20 केजी लग जाएगा किसमें? ए में। कुछ केजी इसमें लगे, कुछ इसमें लगे, कुछ में, और ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकते हो? सिर्फ 800। तो ज्यादा से ज्यादा 800 कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है? और ये किसके लिए था? फर्स्ट रॉ मटेरियल के लिए, फर्स्ट टाइप मटेरियल के लिए। फर्स्ट ऑफ मटेरियल तीनों में यूज हो रहा है। हर एक यूनिट पे 4 केजी, हर एक यूनिट पे 3 केजी, हर एक यूनिट पे 8 केजी, हर एक यूनिट पे 2 केजी, सारा मिलाकर जितना भी आप यूटिलाइज करो वो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो कम होगा या उससे बराबर होगा। सिमिलरली 1 2 0 1 1 2, ये 0 है तो लिखने का फायदा नहीं है, और 1, चलो लिख देता हूं 0 और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था इसका? 300 था, 300। अब तो क्लियर हो रहा होगा। ये मटेरियल सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल के लिए था ये। भाई आप हर एक यूनिट, फिर समझा देता हूं, दोबारा सुनो। प्रोडक्ट ए की आप W यूनिट बनाओगे और हर यूनिट पे 1 केजी ऑफ सेकंड मटेरियल लगेगा, ठीक है ऐसी। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो 1W, 2X, 1Z ग्रेटर देन इक्वल टू 300। एक ये बन गई, एक ये बन गई, 0 था हटा दिया। अब मशीन आर, मशीन आर के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 5 8 5 0 4, 8W, 5 0 हटा देता हूं, और 4 4 पहुंच जाएगा जेड की तरफ, 4Z। और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो? 500, 500 घंटे चला सकते हो आप। ये था मशीन आर। ये हमें इंडिकेट करता है, ये पार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप मशीन को 500 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते, चाहे आप तीनों प्रोडक्ट बना लो, क्योंकि एक प्रोडक्ट पे तो मशीन का यूज कर ही नहीं रहे, सी प्रोडक्ट पे। ऐसी लेबर 3 2 1 5, 3 2 1 5, और इसको ज्यादा से ज्यादा हम 900 चला सकते हो। तो मशीन लेबर आर आप ज्यादा से ज्यादा 900 घंटे ही यूटिलाइज कर पाओगे, चाहे आप प्रोडक्ट ए बी सी डी किसी में भी यूज कर लो, 900 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। ये था लेबर आर के लिए। और चाहे आप प्रोडक्ट डब्ल्यू बना लो, चाहे एक्स बना लो, चाहे वाई बना लो, चाहे जेड बना लो, कितनी नंबर ऑफ यूनिट बनाओगे? या तो वो नहीं बनाओगे, 0 बनाओगे, या 0 से ज्यादा बनाओगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगा ही। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ये खत्म हो गया क्वेश्चन। फॉर्मुलेट तो करना था, टेबल बनाना आ गई ना, तो ऑटोमेटिकली एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये बराबर। बस ये देख लेना ये क्या है? ये है ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट, कि भाई इतना ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। आओ सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
40 क्वेश्चन हमारा हो गया, फॉर्मुलेट कर दिया है। 41 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है म्यूचुअल फंड हैज अ कैश रेशियो रिसोर्सेज 200 मिलियन। एक म्यूचुअल फंड के पास 200 मिलियन का कैश पड़ा हुआ है जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सर ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? आप बेसिक मीनिंग अगर समझते हैं पोर्टफोलियो का, वैसे बड़े लेवल का है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कॉम्बिनेशन, एक जगह पैसा मत लगाओ, एक जगह कंपनी में शेयर मत खरीदो, अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदो, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो वो होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब बहुत सारे मिलकर लोग, आप मैं पैसा लगाना चाहता हूं शेयर्स मार्केट में, आप भी पैसा लगाना चाहते हैं शेयर मार्केट में, बहुत सारे जने पैसा लगाना चाहते हैं शेयर मार्केट पर, हमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज है भी पर हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और अर्न करना है तो उसमें पूरे दिन बैठा रहना पड़ता है, पूरी मार्केट देखनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पर, रोज हर मिनट अपडेट देखना पड़ता है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। मैं पैसा लगाना चाहता हूं, आप भी पैसा लगाना चाहते हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, पर दो चीज नहीं है हमारे पास, या तो नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, या अगर नॉलेज है पर टाइम नहीं है। तो क्या करा जाए? तो हमें एक ऐसे इंसान को पकड़ते हैं, ध्यान सुनना, हम एक ऐसे इंसान को पकड़ते हैं जिसके पास नॉलेज भी है और इसके बाद टाइम भी है, और हम अपना पैसा उसको दे देते हैं। कहते हैं जी ले भाई पर्सन, तेरे पे नॉलेज भी है और तेरे पे टाइम भी है, ये ले तू हमारा पैसा पकड़ और हमारे भी पर इन्वेस्टमेंट कर दे जहां हम कह रहे हैं, और देखते रहिए। दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल फंड, उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअली फंड मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो वेरी एक्सपीरियंस पर्सन होता है, और वो पर्सन क्या करता है, एज अ इन्वेस्टरों के बिहाव पर, जिन इन्वेस्टरों का पैसा उनको बोला जाता है कि भाई म्यूचुअल फंड का भी आप डाउनलोड करोगे आप, तो उसमें क्या होता है, मेनली हम शेयर पे पैसा नहीं लगाते, हम इन्वेस्टर वो पर्सन ढूंढते हैं जो हमारे बिहाफ पर शेयर पे पैसा लगा, जो हमारे उस पर देगा। तो म्यूचुअल फंड खरीदने का मतलब, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है समझ लिए, यही कि एक पर्सन इन्वेस्टरों के बिहाफ पर वो लगाए, क्योंकि उसके बाद नॉलेज भी है, उसके बाद टाइम भी है देखने के लिए, वो हमारे बिहाफ पर पैसा लगा देगा और जो भी उससे कमाएगा अपना कमीशन काट कर हमें बांट देगा। तो ये पर्सन हमारे बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है पैसा, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के लिए हमारे पास कितना कैश पड़ा है? 300। तो मान लो आप वो पर्सन हो, आपके पास नॉलेज भी है, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आपके पास टाइम है, रोजाना इस पर काम करते हो, तो 200 मिलियन आपके पास कैश रिसोर्सेज पड़ा हुआ है कि आपको इन्वेस्ट करना है। अब आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है, ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जहां पर मैं इन्वेस्ट करूं पैसा। एक जगह तो लगाओगे, डिफरेंट जगह पे लगाना चाहिए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड पोर्टफोलियो। इतना समझ में आ गया? वैसे तो ये एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सिलेबस के अंदर आगे आएगा, वहां पढ़ोगे पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड दोनों चैप्टर। बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। टेबल बिलो शो द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, देयर एस्टिमेट एनुअल ईल्ड, रिस्क फैक्टर, टाइम पीरियड, डिटेल। ये ना ज्यादा आपको इस पे जाना मत, क्या है सीधा हमें फॉर्मुलेटिंग क्या करना है वो देखना है सिर्फ। कहता है फॉर्मुलेट करो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो विच प्रोवाइड। कहता है किस, कहां पर पैसा लगाऊं, किस पोर्टफोलियो में पैसा लगाऊं। पोर्टफोलियो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी, भाई मैं इधर पैसा लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, उनका कंबाइन कर लो, दैट्स कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो आप इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, पोर्टफोलियो उसे कहते हैं, ठीक है। हर एक कंपनी पैसा लगा रहे हो, इस कंपनी में लगाया कुछ पैसा, कुछ इस पे लगाया, कुछ इस पे लगाया, कुछ पे, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो क्या है भाई, कहां पर पैसा लगाऊं, कितना पैसा कहां लगाऊं, कहां कौन सी इन्वेस्टमेंट पे लगाऊं, ये देखो, ये देखिए इन्वेस्टमेंट मुझे किनसे, इन्वेस्टमेंट टाइप, ये मेरे को इतनी सारी टाइप की इन्वेस्टमेंट दे रखी है। अगर मैं सारी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाता हूँ कुछ कुछ कुछ, तो मतलब ये मेरा क्या बन गया, एक तरीके का पोर्टफोलियो बन गया। तो मेरी इन्वेस्टमेंट दे रखी है बैंक, ट्रेजरी, कोऑपरेट डिपॉजिट। ये मुझे क्या मतलब नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। देखो ये मैं आपको कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज नहीं पढ़ा रहा। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, हर एक इन्वेस्टमेंट का क्या फीचर्स होता है, क्या डिसएडवांटेज, क्या एडवांटेज, ये नहीं पढ़ा रहा था उसमें आपको। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे पे ये 4 5 6 7 इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मुझे पैसा लगाना है, ठीक है। ये है मेरा एनुअल यील्ड परसेंटेज, मतलब इतने परसेंटेज के रेट से मुझे पैसा मिलेगा रिटर्न। ये मेरा रिस्क फैक्टर है, अगर मैं इतना बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो रिस्क मेरा कम होगा, परसेंटेज मिल रहा है। तो ये मेरा परसेंटेज है, ये मेरा रिस्क फैक्टर है, ये मेरा टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के लिए मुझे ये पैसा लगाना पड़ेगा। ये मेरा 6 महीने 6 साल के लिए लगाना पड़ेगा, बैंक में डिपॉजिट कराओगे 6 साल के लिए तो 9 9.5% का इंटरेस्ट मिलेगा और 2% का रिस्क रहेगा पैसा डूबने का।
4 साल के लिए आपको लगाना पड़ेगा ट्रेजरी नोट पे। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट है, ये कुछ परसेंटेज है जो हमें इन्वेस्टमेंट पैसा मिलेगा उसका, ये कुछ रिस्क फैक्टर है क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं रिस्क होगा, और ये कुछ आपको पीरियड है कि इतने साल के लिए आपको लगाओगे तब जाकर ये पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। मेरे को देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा यहाँ पर्पस आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सिखाना है कि फॉर्मुलेट कैसे करना है चीजों को समझ। बस ये मैंने समझाया इस तरीके से कि भाई क्या क्या है जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाओ, बस बाकी और कुछ मतलब नहीं है हमारे को इससे। ऑल द फंड अवेलेबल में बी इन्वेस्टमेंट, जो भी 200 का 200 मिलियन कैश आपको पूरा पूरा इन्वेस्ट करना है, पहली कंडीशन ये है, सारा पैसा इन्वेस्ट करो। दूसरा, वेटेज एवरेज पीरियड एट लीस्ट 5 ईयर एज अ प्लानिंग होरिजन, वेटेड एवरेज पीरियड ऑफ एट लीस्ट 5 ईयर। ये क्या कहता है बाद बताता हूं। वेटेड एवरेज रिस्क फैक्टर नॉट एक्सीडिंग 20%, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट इन अ रियल एस्टेट एंड स्पेकुलस स्टॉक बी नॉट मोर देन 25% ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन टोटल। ये तो आपको याद होगा, पहले मैं लेट करूंगा फिर जाकर देखना आपको पता चलेगा। सारी चीजें सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है, जब मैं करते रहूंगा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा बहुत ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना क्वेश्चन को। 41, जब क्वेश्चन खत्म कराऊंगा ना सारा समझ में आ जाएगा। 41, सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा कि कितना पैसा किन किन इन्वेस्टमेंट में लगाऊं। सेम क्वेश्चन आपने पहले भी करा था। बैंक डिपॉजिट में ए पैसा इन्वेस्ट करता हूं, ए अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता हूं, ट्रेजरी नोट में बी करता हूं, कॉर्पोरेट डिपॉजिट में सी अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करता हूं। तो कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे, उसको लेट कर लो आप। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ, लेट द अमाउंट invested, let the amount invested in bank deposits, let the amount invested in bank deposit be A मान लिया। let the amount invested in, एक साथ ही लिख देता हूं सारे। क्या क्या था? ट्रेजरी नोट, और क्या क्या है? कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ब्लू चिप स्टॉक, भैया मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो मुझे पूछना जाना कि भाई कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है, ब्लू चिप स्टॉक क्या है, मुझे सही में नॉलेज नहीं है जी, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये पता कहां पर आता है? ये फाइनल लेवल पे आते हैं, और फाइनल लेवल अपनी बस की नहीं है, सही में नहीं है। जब मैं इसको, जब जब मैंने पढ़ा था ये एसएफएम पढ़ा था हमने फाइनल लेवल पे, एसएफएम में आता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, जहां जहां प्रैक्टिकल था वो कर लिया था बस। बाकी अगर आप जानना चाहते हो तो गूगल जिंदाबाद है यार, इतनी सारी चीजें होती है जिस समझने के लिए। बाकी मेरे को तो कोई फायदा नहीं है इसको जानने का, जिस टाइम आया उसी टाइम जाना। रियल एस्टेट, ए बी सी डी ई और एफ, तो मैंने यहाँ पर मान लिया आपके पास, लेट कर लिया कि मैंने इतना अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करा अलग अलग इन्वेस्टमेंट में। 6 इन्वेस्टमेंट है, ए बी सी डी ई। तो मैंने माना ए अमाउंट इन्वेस्ट करा है, ये मेरा अमाउंट में गिवन है, ए अमाउंट इन्वेस्ट करा है बैंक डिपॉजिट में, बी करा है ट्रेजरी नोट पर, सी करा है कॉर्पोरेट डिपॉजिट में, डी करा है ब्लू चिप स्टॉक में, ई करा है स्पेकुलेशन स्टॉक। बाकी सब तो सुना है मैंने, ब्लू चिप स्टॉक में ना अभी आज तक नहीं सुना है। हकीकत कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा, मैं गलत नहीं कह रहा आपको, मैंने सुना ही नहीं ये बीच। अब आज ही सर्च करूंगा गूगल पे, देखूंगा ये होता क्या है एक्चुअल में। ठीक, चलो आप भी देखिएगा। अब कंडीशन क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि भाई अगर मैं पैसा लगाऊंगा, अगर मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए नहीं आए, तो मैक्सिमाइजेशन है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैक्सिमाइजेशन जेड। तो आप देखो कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न है, तो ये एनुअल यील्ड जो दिख रहा है ना, ये आपका रिटर्न तो रेट है। ये जो यील्ड दिखा है इसको बोलते हैं रिटर्न, रिटर्न परसेंटेज की। अगर आप बैंक डिपॉजिट में ए अमाउंट इन्वेस्ट करते हो 6 साल के लिए, तो आपको 9.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे है ये। तो आपको दे रखा है 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ए अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तब, सॉरी
डिपेंड करता है परसेंटेज किस पे लगाएंगे, 9% लगेगा अगर आप ए अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, 8.5% लगेगा अगर आप बी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, 12% मिलेगा अगर सी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। तो यही है, यही तो इनकम है कि भाई मैंने ए अमाउंट इन्वेस्ट करा तो 9.5% मिल जाएगा ए अमाउंट इन्वेस्ट करने का, 8.5% मिल जाएगा बी अमाउंट इन्वेस्ट करने का, और 12.5% मिल जाएगा सी अमाउंट इन्वेस्ट करने का। इसके बाद 15% डी, ई और एफ, 15, 32 और 35। 15% मिलेगा डी, 32.5% मिलेगा ई इन्वेस्ट करूंगा तो, और आपके पास परसेंटेज में है ये दोस्तों, ठीक है। और एफ क्या, ए बी सी डी ई, और ये कितना था 35% एफ में, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ए अमाउंट इन्वेस्ट करोगे 9.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये इनकम हो जाएगी आपकी, ठीक है सर। यही तो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि कितना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न आए, इतनी आएगी। ये परसेंटेज है, 9.5% है, लिख नहीं रहा, परसेंटेज है। ए अमाउंट जो आएगा ना 1 लाख रुपए, उसका 9.5% निकालूंगा तब जाकर ये आएगा यहाँ पर। ऐसे नहीं कि 1 लाख को 9.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब परसेंटेज में है, ठीक है, परसेंटेज में है ये सारे अमाउंट। अब है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। क्या कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको मैक्सिमाइजेशन करना है प्रॉफिट। पहली कंडीशन ये है कि सारा अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि भाई जो आपने कितना अमाउंट, ए डिपॉजिट, बी, सी, डी, ई और एफ, ये है पोर्टफोलियो जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, ये इन्वेस्टमेंट्स है जहां पर आप पैसा लगाओगे। ए लगाया बैंक डिपॉजिट में, ए अमाउंट लगाया बैंक डिपॉजिट में, बी लगाया ट्रेजरी नोट पे, सी लगाया कॉर्पोरेट डिपॉजिट में। सब मिलाकर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, 200 मिलियन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो दोस्त, 200 मिलियन या उससे कम, ठीक है सर। तो क्या रहता है, सारे अमाउंट, ऑल फंड में बी इन्वेस्टमेंट, सारा फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्ट कर सकते हो आप, सिर्फ 200 मिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते हो। 200 करोगे या उससे कम करोगे, तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 200 मिलियन से कम है। तो इसको मैं क्या नाम दे दूं, इसको मैं बोल दूं टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी वो 200 के बराबर होगी, 200 मिलियन के, या उससे कम होगी, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा था कि वेटेड एवरेज पीरियड एटलीस्ट, ये छोड़ो अभी, कहता है वेटेड, वेटेड मतलब टोटल, वेटेड टोटल एवरेज रिस्क फैक्टर, मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो 20% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारा रिस्क फैक्टर ये दे रखा है ना, ये इसका टोटल 20% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो आपका रिस्क फैक्टर है ना, इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करो कि जो आपका रिस्क फैक्टर है, सारी पोर्टफोलियो का जो प्रोबेबिलिटी दे रही है रिस्क फैक्टर की, वो 20% से एक्सीड ना हो, ठीक है सर। हमने कहा रिस्क फैक्टर बताना, अगर मैं ए पैसा लगाऊंगा तो 0.20, ए पैसा लगाऊंगा तो पहले वाले में कितना रिस्क फैक्टर आ रहा है, 0.02 का, तो ए में लगाऊंगा तो 0.02, तो 0.02 का रिस्क फैक्टर है जब ए पैसा इन्वेस्ट करूंगा बैंक डिपॉजिट पे, प्लस 0.01 का रिस्क फैक्टर है जब बी पैसा इन्वेस्ट करूंगा ट्रेजरी पर, 0.01 बी, प्लस सेम एज इट इज बाकी कर दो, 0.08 सी, प्लस 25, 45, 40, 25, 45, 40, यहां कर दे सी, डी, ई, एफ। और जो ये मेरा रिस्क फैक्टर है, सभी इन्वेस्टमेंट का मिलाकर जो रिस्क फैक्टर होगा वो ज्यादा से ज्यादा 20% तक होना चाहिए, या उससे कम हो, या उसके बराबर हो, या उससे कम हो। इस सभी का मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, ए बी सी क्या डिनोट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग उस पे, और ये बाकी क्या कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर, कि अगर आप ए पैसा लगाओगे, ए पैसा इन्वेस्ट करोगे पहले वाले इन्वेस्टमेंट पर तो 2% का रिस्क फैक्टर होगा। सभी इस तरीके से पैसा लगाओ कि जो आपका टोटल रिस्क फैक्टर है वो 20% से एक्सीड ना करे। आगे कंडीशन देखो, इसका मतलब बता दूं, टोटल रिस्क फैक्टर का मतलब है टोटल रिस्क, वेटेड लिख लो या टोटल लिख लो, टोटल रिस्क फैक्टर जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे अलग अलग
इन्वेस्टमेंट्स में उसका जो टोटल रिस्क फैक्टर होगा सभी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर वो 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये मतलब हुआ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये कहता है जो एवरेज पीरियड होगा ना, जितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, जो एवरेज पीरियड होगा कम से कम आप 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट करो पैसा। कम से कम पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट करो, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए यहाँ 6 दे रखा, कभी 4 दे रखा, कभी 3, कभी 5, कभी 7। तो ऑन एन एवरेज एक फोर्टी में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट 5 ईयर। एटलीस्ट 5 ईयर का मतलब जब भी आप कोई पैसा लगाओगे तो कितने पीरियड के लिए लगाओगे, ये पीरियड वाइज तो दे रखा है, उस हिसाब से इंटरेस्ट दे रखा है, तो कम से कम 5 साल के लिए लगाओ। कम से कम, एटलीस्ट वर्ड का यूज करा है। तो जो मैं पैसा लगाऊंगा कम से कम कितना लगाऊंगा, 5 साल के लिए। ठीक, तो मुझे बताओ मेरा पीरियड, एक्चुअल पीरियड क्या है जिस पीरियड में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ये देखो, ये मेरा एक्चुअल पीरियड है, इस पीरियड में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ये मेरा एक्चुअल पीरियड है कि अगर 6 साल के लिए मैं पैसा लगाता हूं, ए पैसा 6 साल के लिए लगाता हूं तो 9.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पैसे पे। 6 साल के लगाऊं तब तो ए पैसा अगर मैं 6 साल के लिए लगाऊं तो 6A प्लस 6A 4B C D E 4 3 5 3 10 4 3 5 3 10। और ये जो होगा वो कम से कम 5 साल के लिए तो हो, जो भी आप पैसा लगा रहे हो कम से कम 5 साल के लिए हो या उससे ज्यादा हो। A B C D E F। तो मतलब ये तो दे रखा है ए अमाउंट 6 साल के लिए लगाओगे तो आपको 9.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। जो टोटल पैसा आप लगा रहे हो वो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम ऑन एन एवरेज 5 साल के लिए तो आप करो। हर एक इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 साल के लिए हो। कम से कम का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 5 करना, इससे नीचे मत करना। मतलब 4 जो कराना है 4 मत करना, कम से कम 5, 3 मत करना, कम से कम 5 करो। 5 6 7 8 9 10 तक कर लो, पर 5 से कम मत आ रहा एटलीस्ट। तीसरी कंडीशन ये थी आपकी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट पीरियड या तो 5 साल के बराबर होगा या 5 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए। और एक और कंडीशन थी, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कौन सा कहां पर है, लास्ट वाला मतलब एफ। और स्पेकुलेशन स्टॉक, स्पेकुलेटिव स्टॉक का मतलब क्या माना, ई। तो रियल एस्टेट एफ और प्लस एंड का मतलब प्लस और ई, दोनों को मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट कि रियल एस्टेट प्लस स्पेकुलेटिव स्टॉक का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या नहीं होगा, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इक्वल हो या ज्यादा ना हो, कम हो। कितना, 25% ऑफ टोटल, क्या टोटल, 25% ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन टोटल मनी इन्वेस्टेड। तो जितनी मनी आपने इन्वेस्ट कर दी, सर आपने कितनी मनी इन्वेस्ट कर दी, कोई बोलेगा ना 200 मिलियन, तो गलत होगा वो। 200 मिलियन इन्वेस्ट नहीं करा, 200 मिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते हो। कितनी मनी इन्वेस्ट करी, ये तो डिपेंड करता है कि ए बी सी डी ई एफ क्या आएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन हो सकती है, 200 से कम हो सकती है। तो कितनी मनी इन्वेस्ट करी, ये रही टोटल मनी इन्वेस्टेड। टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, इतनी नहीं है, इतनी है। ये हो सकता है कि 200 से कम हो या 200 के बराबर हो। अगर मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट इन सबको जोड़ने का आया 195 तो मेरी 200 से कम हो गई। तो यहां पर अगर आपने 200 का 25% निकालते तो गलत हो जाएगा, पक्की बात है। तो रियल एस्टेट को हमने क्या माना था, एफ, और स्पेकुलेटिव स्टॉक को क्या माना, ई। ये ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 25% के बराबर होना चाहिए, वो भी टोटल मनी इन्वेस्टेड। तो जो भी टोटल मनी इन्वेस्ट होगा उसका 25% के बराबर ये हो जाना चाहिए। इसको मैं आगे लिखूं तो ये हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 25% निकालूंगा, जितना अमाउंट आएगा वो उन दोनों के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि मान लो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मेरी 180 मिलियन है, 180 मिलियन मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 180 मिलियन मैंने इन्वेस्ट करा, टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 180। तो 180 का आप 25% निकालो, 45 मिलियन। तो ये दोनों का अमाउंट मिलाकर 45 मिलियन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा चलेगा। तो ये थी तीसरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। और लास्ट एक कंडीशन क्या होती है, आपको पता है कि ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या ई हो या एफ हो। एफ तक है ना यहाँ पर, एफ, ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। क्योंकि या तो आप इन्वेस्टमेंट 0 करोगे या आप
जीरो से ज्यादा करो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये 5 पॉइंट, यही तो इंपॉर्टेंट है सर इसके अंदर, कि किस तरीके से आप फॉर्मुलेट कर लोगे, और पेपर में इसी तरीके से आएगा, और कसम से ये क्वेश्चन आ गया तो मजा ही आ जाएगा, आप कर लोगे आराम से। क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इन्हीं क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसी में से पेपर में आएगा, देखना आप। ठीक है? 42 क्वेश्चन मैं करा चुका, 43 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका, 44 क्वेश्चन करा चुका, 45 क्वेश्चन ये हो चुका सारा खत्म इधर। अब जो मेरे जो स्टडी मैट में जो क्वेश्चन बच गए, पता है कितने बच गए? सिर्फ मेरा एक, आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन बचा है। तो एक तो मेरा प्राइमरी से ड्यूल करने वाला बचा है, एक तो मेरा ये बचा है 34 क्वेश्चन। ठीक है? मैं सोचा था इस क्वेश्चन को तब कराऊंगा जब सिंपलेस्ट मेथड सिखाऊंगा, सिंपलेस्ट मेथड में यही क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। 34 क्वेश्चन बचा है, और एक वाला बचा ड्यूल वाला, तो वो भी मैं सिंपलेस्ट मेथड से आपको करवा दूंगा। तो 2 क्वेश्चन सिंपलेस्ट मेथड के भी हो जाएंगे, तो उससे वो भी समझ में आ जाएगा आपको, है ना? तो दोनों क्वेश्चन हम करेंगे आपके लिए। ठीक है? और अभी मैं स्कैनर पे चलता हूँ, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बचे इसमें, स्कैनर पे चलते हैं। अगर कोई बच जाए तो आप खुद कर सकते हो, इतना तो है, पर नहीं बचा, मैंने देख लिया था, सारे कर लिए मैंने। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से पहले आप एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं करवाता हूँ। देखो कहता है एक कंपनी है जो 2 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग आइटम बनाती है, X1 और X2। पहले तो मैं इसका बनाता हूँ आपके लिए डायग्राम, उससे आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो, उस चीजों को समझ पाते हो। एक 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, X1 और X2। स्कैनर का क्वेश्चन है, और ये सिंपलेक्स मेथड से करना है क्वेश्चन। तो सिंपलेक्स मेथड के हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो वो भी हम अच्छे से आ जाएगा ना, जैसे हमने वो करा। तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था कि आप ना फॉर्मुलेटिंग में ज्यादा फोकस करना, पेपर में ज्यादा चांस उसके आने के। ठीक है? पर 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन दोनों मेथड्स के ट्राई करके जाना है, ग्राफिकली और उसका भी, सिंपलेक्स का भी। बस अगली 2 क्लास के अंदर मैं कराऊंगा वो भी। इसके, हाँ क्या क्या दे रखा है? कहता है X1 और X2 2 आइटम है, जिसका प्रॉफिट होता है X1 को बेचने में 35 रुपए का प्रॉफिट होता है 1 यूनिट पे, और 25 रुपए प्रॉफिट होता है X2 को बेचने में। तो प्रॉफिट में लिख देता हूँ यहाँ पर, X1 की 1 यूनिट बेचने में 35 रुपए, और X2 की 1 यूनिट बेचने में 25 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है? इसके बाद X रिक्वायर्ड 3 kg ऑफ मटेरियल 4 मैन आवर्स और 2 मशीन आवर। तो मेरे पे 3 टाइप की चीजें हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। X1 प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए मटेरियल, फिर चाहिए मुझे मैन आवर्स, और फिर चाहिए मशीन आवर्स। 3 चीज चाहिए। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, X1 प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, एक मटेरियल चाहिए, मैन आवर्स चाहिए, और आपके मशीन आवर चाहिए। तो बताओ मटेरियल कितना चाहिए? 3 kg, मैन आवर 4 घंटे, और मशीन आवर 2 घंटे। तो 3 kg तो ये चाहिए, मैन आवर आपको चाहिए 4 घंटे, और मशीन के घंटे चाहिए आपको 2 घंटे चाहिए। मतलब X1 आइटम का 1 यूनिट बनाने के लिए 3 kg का रॉ मटेरियल चाहिए, 4 घंटे मैन आवर्स काम करने चाहिए, और 2 घंटे मशीन के चाहिए। तब ये 1 यूनिट बनेगी, X1 की 1 यूनिट बनेगी। X2 से रिलेटेड देखो, ड्यूरिंग ईच X2 में 2 kg मटेरियल, 3 घंटे मैन आवर, और 2 घंटे मशीन आवर। 2 kg, 3 घंटे मैन आवर, और 2 घंटे मशीन आवर। ऐसा चाहिए X2 की 1 यूनिट बनाने के लिए। ड्यूरिंग ईच प्रोडक्शन देयर आर 335 kg ऑफ मटेरियल अवेलेबल। तो हमारे पे अवेलेबिलिटी कितनी है? हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितना केजी हमारे पास है माल सामान? हमारे पास 350 केजी तो मटेरियल पड़ा है, 600 मैन आवर पड़े हैं, और 550 मशीन आवर पड़े हैं। तो 350 केजी का हमारे पास मैक्सिमम मटेरियल पड़ा है, 600 मैन आवर्स पड़े हैं टोटल, और 550 मशीन आवर पड़े हैं। हो गया? समझ में आ गया? अब मुझे बताओ क्या करूं भाई? लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आइटम X1 आइटम की नंबर ऑफ कितनी यूनिट बनाओगे? मैंने कहा X यूनिट बनाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आइटम X2 आइटम के लिए कितनी यूनिट बनाओगे? मैंने कहा Y यूनिट बनाएंगे।
तो x1 और x2 आइटम के नाम है, और उसकी कितनी यूनिट बनाओगे x1 की, मैंने कहा x नंबर ऑफ यूनिट बनाऊंगा, और x2 की y नंबर ऑफ यूनिट बनाऊंगा, जिससे मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन हो जाए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या होगा दोस्तों, तो मैक्सिमाइजेशन होगा, वो भी z। और क्या होगा, x यूनिट बनाता हूं, हर एक यूनिट बनाने में 35 रुपए की प्रॉफिट होता है, तो 35x प्लस 25y। ये समझ में आया नहीं आया बता दो सर, ये क्लियर हो गया। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, मैं x यूनिट बनाऊंगा x1 आइटम की, इस आइटम की x यूनिट बनाऊंगा, और हर एक यूनिट बेचने पे आपको 35 रुपए का प्रॉफिट देता है, 35x। अगर आप 2 यूनिट बनाओगे तो 70 का प्रॉफिट, 3 यूनिट बनाओगे तो और ज्यादा प्रॉफिट, एक बनाओगे तो 35 का प्रॉफिट, ऐसे इसमें y की एक यूनिट बनाने में 25 का प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। और इसको आप ग्राफिकल मेथड सोल्व करोगे, इसको आप, मेरा होमवर्क है ये आज का कि आपको इसको ग्राफिकल मेथड सोल्व करना अभी, ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, इधर से देख लो यार, मटेरियल कितना अवेलेबल है, 3x और 2y, तो 3x प्लस 2y, ज्यादा से ज्यादा आप 350 kg ही यूज कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब अगर x1 आइटम की एक यूनिट बनाऊं, x किसको बिलोंग कर रहा है, ये है नंबर्स ऑफ यूनिट जो x1 आइटम के बना रहे हैं, और जितनी यूनिट आप बनाओगे x1 आइटम की, हर एक यूनिट पे 3 kg का रॉ मटेरियल चाहिए। और y बिलोंग कर रहा है कि x2 आइटम की कितनी नंबर ऑफ यूनिट बना रहे हैं, तो y बिलोंग कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट बना रहे हैं x2 आइटम की, और हर एक यूनिट बनाने में 2 kg का, और जो भी आप बनाओगे वो 350 kg से ज्यादा नहीं यूज कर सकते रॉ मटेरियल। पहली कंडीशन, ये कंडीशन थी किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। सेम एज इट मशीन आवर, और सेम एज इट 4x 3y ज्यादा से ज्यादा 600, 4x प्लस 3y ज्यादा से ज्यादा 600, और आगे 2x प्लस 2y 550, 2x प्लस 2y ज्यादा से ज्यादा 550, क्योंकि इससे ज्यादा मशीन आवर्स मैं यूज नहीं कर सकता, और हर एक यूनिट बनाने पे 2 घंटे लगेंगे। x1 आइटम बनाने के, x1 आइटम के हर एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं मशीन के, और x2 आइटम के हर एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं। टोटल जितना भी यूनिट बनाओगे उसको आप, जो टोटल घंटे होंगे 550 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके बराबर या उससे कम। ये था मैन आर और ये था मशीन आर, ये था मैन आर और ये था मशीन आर, क्लियर है। और लास्ट का एक और होता है कि x और y दोनों क्या होंगे आपस में, 0 से ज्यादा होंगे। कुछ ना कुछ यूनिट तो बनाओगे, या तो कुछ भी नहीं बनाओगे 0, या कुछ बनाओगे, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये आपके पास है, आपके पास ये होमवर्क है कि आप इसको, वैसे तो क्या करना है, 2 नंबर हमें मिल गए, कहता है फॉर्मुलेट द अंडर सिंपलेस्ट मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। पहले तो फॉर्मुलेट करो, तो मैंने जो फॉर्मुलेट करा ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लीनियर कांस्टेंट बताना है, पर सिंपलेस्ट मेथड हिसाब से करना है, पर मैंने क्या करा, ग्राफिकल के हिसाब से कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा फॉर्मुलेट करूंगा, सिंपलेस्ट के हिसाब से ना अलग तरीके से फॉर्मुलेट होता है, अभी मैं ग्राफिकली के हिसाब से। तो आपका होमवर्क है, तो इसको ग्राफिकली आप सोल्व कर लो, ग्राफिकली आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं सिंपलेस्ट मेथड चालू कराऊंगा, जो ड्यूल प्रॉब्लम है ना वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ड्यूल प्रॉब्लम का, उससे रिलेटेड मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा और थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ड्यूल जो प्रॉब्लम वाली मैंने अभी बात करी थी ना कि प्राइमर से ड्यूल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो लास्ट क्लास में करा दूंगा। पहले नेक्स्ट क्लास में सिंपलेस्ट मेथड चालू करवाता हूँ, काफी टाइम से नहीं हो रहा हो। सिंपलेस्ट मेथड चालू करा के मैं 2-3 क्वेश्चन उसके ट्राई करवाता हूँ। तो सिंपलेस्ट मेथड कराऊंगा तो पहले मैं अगली क्लास में तो सिंपलेस्ट मेथड कराऊंगा, तो यही पूरा क्वेश्चन कराऊंगा स्कैनर का याला, ठीक है। इससे मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आगे आगे जाकर कोई भी आपको और क्वेश्चन मिलते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये खुद करोगे, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझे भेजोगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझे भेज देना। मतलब एलएलपी के सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग के कोई भी ऐसे क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है स्टडी मैट के, मैंने कहा था स्कैनर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन डले हुए हैं, है ना, वो अब सिलेबस में हट चुके हैं। दूसरा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी मैंने जो क्वेश्चन नहीं कराया ना उसको आपको करने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन इस स्टडी नोट के अंदर, स्टडी नोट 4 के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे डल गए हैं मेरे से जो स्टडी नोट 5 को बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं 5 कराऊंगा तो वापसी इसमें आकर आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इसको आप जितना मैंने स्कैनर कराया उतना आप करिए, और जो क्वेश्चन छूट गए उसको भूल जाइए इन द सेंस की उसको आगे करा दूंगा जिस स्टडी नोट। कुछ क्वेश्चन है जो स्टडी नोट से बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन है जिनके कंसेप्ट अब हट चुके हैं, ठीक है। अब वो पेपर में नहीं आते, मतलब अब उसका सिलेबस कंटेंट में नहीं है, वो आते हैं क्योंकि मैंने 2009 से जितने सारे डाल दिया था, 2009 से लेकर 2000 टिल डेट तक जितने स्कैनर थे सारे डाल दिया।
तो अब इसमें ये भी है कि कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट भाई 2009 में 2008 में जो आया था, क्या पता अब तो ना आया, वो हट गया नए सिलेबस के अंदर, तो वो भी डाल दिया मैंने, कि मैंने इकट्ठा सारा क्या कर दिया, कॉपी कर दिया ना एक साथ, कौन ध्यान देता है, मैंने कहा चलो बाद में क्लास में बता देंगे, तो क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट के सारे डिस्कस कर लिए। एलएलपी का अगर आपको और कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसको ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है, वैसे अगर मिलता है तो खुद से ट्राई करिए एक बार, नहीं आता तो मुझसे पूछिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन को बिलोंग कर रहा है, नेक्स्ट स्टडी नोट को, ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट स्टडी नोट को बिलोंग कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट स्टडी नोट को बिलोंग कर रहा है। और ये मैंने नहीं लिखा दोस्तों, ये मैंने नहीं के अंदर डाला है, ये जब आप स्कैनर खरीदोगे ना, परचेस करोगे स्कैनर जो आता है सुचिता का उसका, तो उस ब्रांड का, तो वो आपको उसी के अंदर डला हुआ है। और ये स्टडी नोट, इस स्टडी नोट का नहीं है, नेक्स्ट स्टडी नोट का, स्टडी नोट 5 का, ठीक है। तो अगर आपको कोई एलएलपी का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको जरूर एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने सारे मैक्सिमम पार्ट तो मैं इसमें कंप्लीट करा चुका हूं स्कैनर के अंदर, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके लाइए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कराता हूं सिंपलेस्ट मेथड, और सिंपलेस्ट मेथड में किस तरीके से सोल्व करते हैं, चाहे 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हो, तो 3 से ज्यादा हो, भी तरीके से सोल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सिंपलेस्ट मेथड में, और लास्ट क्लास हमारी होगी प्राइमरी से ड्यूल में कन्वर्ट करने का, जो एक क्वेश्चन में है हमारे, ठीक है, और उसकी और प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपको मैं, ठीक है दोस्त। तो आज क्लास में इतना ही, बाय, थैंक यू वेरी मच।